अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग पहले मोल्स के बारे में इंडस्ट्रोमेट्री के अंदर पढ़ रहे थे, आज आप लोगों ने क्या पढ़ना है देखिए। हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें पीछे वाले लेक्चर में कवर हुई थी, उन्हीं से ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना तो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज का टॉपिक आसान बनाने के लिए बस इतना याद कर लें कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज आप लोगों का इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे, साथ साथ आप लोगों के टॉपिक के साथ आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और याद रहे, आप लोगों को अगर किसी भी किस्म के डाउट्स हैं ना, वो आप लोग व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों को ऑनलाइन आने का शेड्यूल भी दे दिया जाएगा, जिस दिन हम लोग वन शॉट के लिए ऑनलाइन आएंगे, आप लोगों ने भी आना है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाएंगे इसी चैप्टर के बारे में। जब चैप्टर ख़त्म होता है वन शॉट की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों को वो शेड्यूल दे दिया जाएगा, टाइम टेबल सा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, यहाँ से हम लोग जो आज के टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ से आप लोग सीखेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनता है। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया हुआ, आप लोगों को परसेंटेज दी गई है एलिमेंट्स की, और बोला गया है कि आप लोग इनसे एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाओ, तो कैसे बनाओगे। मतलब आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स बता दिए गए हैं कि ये एलिमेंट इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, जिस तरीके से लास्ट में आप लोगों को बताया भी है। तो अब पूछा जाए कि बताएं इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो आप लोग सपोज करने बैठ जाएँ। तो आज आप लोग सीखेंगे कि एलिमेंट्स को देख के कंपाउंड्स कैसे गेस किए जाते हैं। कि आप लोग बोलें आप लोगों को बता दूं ये एलिमेंट्स हैं, बताएं कंपाउंड कैसे, तो आप लोग गेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसकी तरफ आते हैं। जो टॉपिक है वो है डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। पहली बात हुई है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, फिर बात हुई है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप लोग आज दोनों सीखेंगे। तो पहले हम लोग इन दोनों में फ़र्क पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बेसिक समझ आई हुई है तो वीडियो में आगे चले जाएँ, जिसमें आप लोगों को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सिखा दें, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा केमिकल फार्मूला which show simplest ratio, ठीक है, ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। पूरी डेफिनेशन का ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जो आप लोगों को सिंपलेस्ट रेशो बताता है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है छोटी रेशो, कम रेशो, जो डिवाइड होने के बाद आती है रेशो, कम रेशो बताता है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो याद रख लें, एम्पेरिकल फार्मूला आप लोगों को कौन सी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, क्या करता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से एग्जांपल मैं आप लोगों को साथ करवाता हूँ दोनों की, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो आप लोगों को क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। कैसे? ये दो तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा। पहली, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा एलिमेंट्स के बारे में, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट पाए गए हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब उनकी कंप्लीट रेशो हमें देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसे? देखिएगा, हम लोग बोल देते हैं कि एग्जांपल लिए C6H12O6, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देख के आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है। देखें, जो दो इंफॉर्मेशन की बात की है वो बात करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन, आप लोगों को पता चल रहा है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और बी, सेकेंड इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 6, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 12, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 6। तो देखिए, ये हमें बता रहा है कि कार्बन की तादाद के बारे में भी बताता है और बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशो, जो रेशो इनकी तादाद दी गई है उसकी रेशो निकालो। रेशो बोलते हैं डिवाइड को। हम लोग बोल देते हैं इनकी रेशो आई थी 6:12:6, ठीक है। 6:12:6 सेम टेबल से कटते हैं तो
6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो आंसर आ जाता है 1:2:1। अब इसको अगर उठाकर हम लोग इनकी जगह पे लिख देते हैं तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ C1H2O1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, C6 था ना, H12O6 था। अब ये इसकी जगह जो रेशो आई है, अब कार्बन की जगह जो 6 था उसकी जगह क्या आ गया 1, 12 की जगह 2 आ गया, ऑक्सीजन की 6 की जगह 1 की जगह 1 आ गया, ठीक है। ये होती है सिंपलेस्ट रेशो। सेम टेबल से काटें, जो सिंपलेस्ट रेशो बच जाएगी ना वो आप लोगों के पास होगी, एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा, ठीक है। देखिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी फिक्स तादाद नहीं बता रहा, फिक्स तादाद नहीं बता रहा, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों निकालते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। देखें आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें C6H6, ठीक है। ये C6H6 को देखें, इसकी रेशो बन रही है 6:6, कट के क्या आ जाएगी 1:1, तो C1H1 लिखो या CH लिखो, वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ये आप लोगों के पास कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये लास्ट वाला आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला। अब एक चीज़ और याद रखनी है, कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, क्योंकि उनकी रेशो कट नहीं रही होती, जो उनकी तादाद होती है ना वो कट नहीं रही होती। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर बता रहा हूँ H2O, ठीक है। देखें इसकी रेशो निकालें 2:1। अब ये एक टेबल से नहीं काट रही, 2:1 नहीं काट रही, तो इसका दोबारा एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या होगा H2O। जैसे कि CO2 की क्या रेशो बनती है 1:2, तो ये दोबारा CO2। तो इन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। पहला टॉपिक में जो नाम था डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, समझ आ गई एम्पेरिकल फार्मूला क्या होती है। अब आएंगे डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है। पहला आप लोगों ने उसके मोल्स निकालने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालने ज़रूरी है, मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालोगे, जो परसेंटेज उनकी दी जाएगी उस परसेंटेज को, ठीक है, याद रखना, उस परसेंटेज को उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो परसेंटेज दी जाएगी उसके एटॉमिक मास से आप लोग उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो उस एलिमेंट के क्या निकल आएंगे, मोल्स निकल आएंगे। अब सेकंड, मोल रेशो किस तरह निकालनी है, ठीक है। अब मोल रेशो का क्या काम होता है, जो मोल रेशो आप लोगों के पास, अब मोल रेशो कैसे निकालते हैं, आप लोगों से यहाँ से मोल्स निकाल दिए, ठीक है, उस मोल रेशो को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट से, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हम बात कर रहे थे मोल रेशो की ना, तो अब मोल रेशो से डिवाइड कैसे किया जाएगा, कुछ मोल्स आ गए, ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब आप लोगों के पास जो मोल्स निकल आएंगे यहाँ से, उन मोल्स को किस से डिवाइड किया जाएगा, एक मोल रेशो से, ठीक है। अब वो डिवाइड करने का तरीका क्या, मोल रेशो कैसे निकालेंगे, मोल रेशो निकालते हैं, जो एलिमेंट्स आप लोगों के पास होंगे उनमें से जिसकी सबसे कम रेशो होगी, जिसकी सबसे कम मोल्स आएंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट्स के मैंने 3 एलिमेंट्स के मैंने, जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो मोल्स निकालोगे, जो सबसे कम मोल्स होंगे वो मोल्स क्या कहलाएंगे, मोल रेशो, और उनको सब मोल्स के साथ डिवाइड कर देना। इन सब को डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास सबके एक एलिमेंट्स के क्या आ जाएंगे, आप लोगों के पास मोल निकल आएंगे, ठीक है। अब जो मोल निकल आएंगे, अब वही आप लोग उससे क्या बना लोगे, एम्पेरिकल फार्मूला बनाओगे। उससे किसकी फॉर्मेशन करोगे, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आसान है, जो भी आएगी उसको उठा के बस एक लाइन में लिख लेना है, कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख लेना है, कंबाइंड फॉर्म में लिख लेना है। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये तीनों स्टेप उसके एग्जांपल के साथ आप लोग कंपेयर करते जाएं, सीख जाएंगे। पहले आप लोगों के पास क्या है, परसेंटेज दी गई है। देखिए क्वेश्चन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई और बोला कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करो, ठीक है। मैंने क्या करना है, सबसे पहले उसकी क्यों निकालनी है, हर एक एलिमेंट के मोल्स निकालने हैं, हर एक एलिमेंट्स के मोल निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालोगे, हम पहले उठा लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, मोल्स का। क्या है, मोल्स का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मोल्स की हेडिंग दे दी। मैं पहला निकालता हूँ, कार्बन के मोल्स निकालूंगा, फिर हाइड्रोजन के मोल्स निकालूंगा,
फिर ऑक्सीजन के मोल्स निकालूंगा। ठीक है, कार्बन के मोल्स क्या करेंगे, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। परसेंटेज कितनी है 40 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इसका होता है 12। ठीक है, सेकंड आप लोगों के पास कौन सा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 6.7 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहाँ से निकालोगे, प्रोडक्ट टेबल उठाओ, हर एक का लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल हर एक एलिमेंट का। ऑक्सीजन की बात करते हैं 53.3% डिवाइडेड बाय और एटॉमिक मास 16। इन सब को डिवाइड करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 3.33 इसकी परसेंटेज आती है। 1 के साथ डिवाइड करो तो 6.67 ही आ जाता है, और इसको भी डिवाइड करो तो 3.33 ही आती है। ठीक है, तो ये देखें आप लोगों के पास ये मोल्स की इनकी मोल्स आगे, ये इसके क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन के मोल्स इतने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स इतने, ऑक्सीजन के मोल्स इतने। मोल्स वाला स्टेप क्लियर हो गया कि मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास पे डिवाइड करने से। अब नेक्स्ट स्टेप, मोल रेशो कैसे निकालते हैं। मोल रेशो निकालने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा था, जो सबसे छोटे मोल्स होंगे, जिसके कब से कम मोल्स आएंगे, उनके साथ सबको डिवाइड कर देना है। जैसे कि मैं कार्बन की बात करता हूँ, फिर हाइड्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। इसके मोल्स कितने आए थे 3.33, इसके मोल्स आए थे 6.7, इसके आए थे 3.33। अब मैंने क्या कहा था कि इनको किस से डिवाइड कर देना है, सबसे सिंपलेस्ट रेशो से, सबसे सिंपलेस्ट छोटी रेशो से। अब इन तीनों में से सबसे छोटी 3.33 है, 3.33 पे डिवाइड कर दें, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। इससे आंसर आ गया 1, इससे डिवाइड करो तो आंसर आता है 2, इससे डिवाइड किया आंसर आ गया 1 to 1। ठीक है, अब ये क्या आ गया 1 to 1। अब यहाँ पे देखें, लास्ट स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हो, एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हो। एम्पेरिकल फार्मूला में कंबाइन फॉर्म में करके लिख लेना है। ठीक है, कैसे, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला कौन कौन से एलिमेंट है, CH2O। ठीक है, मैं इन CHO को लिख लेता हूँ एक लाइन में, CHO। ठीक है, इतना गैप नहीं छोड़ना, इतना गैप छोड़ने के वहाँ पर नंबर लिख सके। कौन सा नंबर, जो रेशो आई है भाई, रेशो क्या आई है 1, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1, तो आप लोग लिखें C1H2O1। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला बनाना सीख लिया। अब यहाँ से जाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ, के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, बस ये रेज कर लूँ। देखिए अब आ जाते हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकल आए ना, तो अब इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होता है। ठीक है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर फाइंड करो, तो आप लोगों को पहले प्रोसेस स्टार्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला गिवन नहीं होता। अगर एम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो फिर तो आसान है, उससे कैसे निकालेंगे। देखें हम लोग के पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, उससे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप्स की तरफ कि क्या करना है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, जब मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सेकंड स्टेप क्या करना है कि आप लोगों ने क्या करना है, मोलर मास ऑफ जो कंपाउंड है, ठीक है, गिवन आप लोगों को वो मास दिया जाएगा। हम सपोज करते हैं आप लोगों को बोल दिया जाता है 180 ग्राम है एक मोलर मास। ठीक है, ये किसका मोलर मास था, जो कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, तो उसका मोलर मास आप लोगों को गिवन होता है। क्योंकि आप लोग तो अभी बना रहे हो, आप लोगों को नहीं पता उसका मोलर मास क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो मोलर मास आप लोगों को 180 दे दिया गया। तो उस मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसको बोलते हैं n, इसको बोलते हैं n। n को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ मोल्स का नाम दिया जाता है n, और आखिर में क्या किया जाता है, n को मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई विद एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, हम लोग यहाँ से ज़्यादा स्टेप करेंगे, मैं आगे स्टेप के सामने लिखवाता जाता हूँ। आप लोगों ने क्या किया, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया। अब पहला क्या करना है, उस एम्पेरिकल फार्मूले का आप लोगों ने क्या निकालना है, मोलर मास। तो आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, C1H2O1, यही है ना, इसका मोलर मास निकालें 12, एक कार्बन था प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, पहले कार्बन लिख लें फिर उसकी जगह एटॉमिक मास, प्लस 1 इंटू
ऑक्सीजन। तो हो गया 12 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 16, तो ये आप लोगों के पास आ गया 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मतलब इसका एटॉमिक मास कितना, मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना आ गया 30 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 30 ग्राम। नेक्स्ट मैंने क्या कहा है, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, जो मोलर मास गिवन होगा किसी भी जो कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं उसका मोलर मास पहले से दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। वो मोलर मास आप लोगों ने किस पे डिवाइड करना है, इस वाले मास पे, जो एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास निकाला था। ठीक है, इस स्टेप में क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 30, ये किसके बराबर होता है, एन के। मैंने पहले कहा ये किसके बराबर होता है, एन के। एमसीक्यूज के तौर पे याद कर लेना। इनको डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 6। एन की वैल्यू क्या आ गई 6। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो एन की वैल्यू आई है उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू C1H2O1। अब याद रखना ये 6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये किन के साथ मल्टीप्लाई होगा, उनके रेशो के साथ, उनके नंबर्स के साथ। ये जो नीचे 1:1 रेशो लिखी हुई है ना उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। C/1 इंटू 6 H2 इंटू 6 और लास्ट में क्या है ऑक्सीजन 1 इंटू 6, तो क्या आ गया C6H12O6। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, समझ आ गई एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर आप लोगों की तरफ। वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी तरह। इसको आप लोग सामने रखिएगा, उसके ऊपर भी परसेंटेज और सब कुछ गिवन है, आप लोग उसको देख के सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, आप लोगों से इंशाल्लाह हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। अभी जो आप लोगों के जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों की तरफ हम लोग चलेंगे वो है कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट किसको बोलते हैं, देखिए नाम इसका स्टार्ट हो रहा है कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन बोलते किससे हैं, कंसंट्रेशन बोला जाता है तादाद को, क्या हम लोग कितनी अमाउंट है, अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग वो निकालना सीखेंगे कि अमाउंट कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कि अमाउंट को, जो आप लोगों के पास गिवन अमाउंट है वो अगर दे दी जाए उसको कैसे निकाला जाएगा, कि कैसे पता चलाया कि वो कितनी अमाउंट है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, अब वो कंसंट्रेशन यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में 2 हैं। ठीक है, एक आप लोग मोलैरिटी निकालोगे, सेम उससे मिलती जुलती है स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक ही बात है दोनों की, लेकिन और ज़्यादा भी हैं, ये नहीं है कि और नहीं है, लेकिन आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, इट इज़ अ वे to express amount of solute in given amount of solute in given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करने का नाम आप लोगों के पास कंसंट्रेशन यूनिट होता है। ठीक है, इसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो 2 ही हैं। मैं मार्कर एक मिनट, ये वो 2 ही हैं, वो कौन कौन सी हैं आप लोगों के मुताबिक। अच्छा, एक मोलैरिटी, सेकंड मैं बोल देता हूँ आप लोगों के पास स्ट्रेंथ ऑफ, जो भी है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और जो सी है वो है मोलैलिटी। ठीक है, और भी होती हैं पार्ट पर मिलियन में आप लोग बात करते हो, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय सॉल्यूट, वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बाय मास, ये सब इसकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इन सब से हम लोग निकालते हैं, लेकिन जो आप लोगों के पास हैं वो मोलैरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चल रहे हैं, तो ये पेपर्स में ज़रूर आएंगी, तो इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी क्या होती है, ये कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट कैसे निकालते हैं इससे, मोलैरिटी के जो आप लोग बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं, मोलैरिटी बोलते किसको है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन शर्त ये है, जो वॉल्यूम होगा वो किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब के अंदर। वो किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब के अंदर। वॉल्यूम किसके अंदर होगा, सॉल्यूशन का, डीएम क्यूब के अंदर। और फाइंड क्या करना, क्या चीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
मोल्स के जो सोल्यूट है उसके मोल्स होने चाहिए, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी। यहाँ से इसकी आप लोग वो निकाल लें मैथमेटिकल फॉर्म। मोलैरिटी जो होती है आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब, ठीक है। मैं बताता हूँ डीएम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का क्या सीन है, ठीक है। उसकी तरफ चलते हैं। और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, याद रखिएगा, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी यूनिट की कंसंट्रेशन कैसे आप लोग ये कन्वर्जन कैसे याद कर लें, ठीक है। कि कौन सी सेंटीमीटर क्यूब में अंदर क्वेश्चन आ जाए तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, डीएम क्यूब में आ जाए सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, वो आप लोग इधर देख लें। ये बिल्कुल ईजी है। हम बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। क्या होता है, 1 डीएम क्यूब। अगर लीटर का नाम सुन लो, याद रखना 1 डीएम क्यूब हमेशा 1 लीटर के ही बराबर होता है। 1 डीएम क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। आप लोगों को बोल दें तो फिर 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। और अगर डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालोगे उसको क्या करना है, जो भी सेंटीमीटर क्यूब होगा उसको डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। तो आप लोगों के पास केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा डीएम क्यूब के अंदर, ठीक है। 1000 से डिवाइड करो सेंटीमीटर क्यूब का डीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन है, ये याद कर लें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl। मैं यहाँ पर मार्क करता जाता हूँ जो जो चीज़ें गिवन है। 10 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl के कितने ग्राम गिवन है, 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर ऑफ टू मेक वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमने क्या कहा, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब में। आता हूँ उसकी तरफ। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब हमेशा मोलैरिटी के लिए होती है। मैं बताता हूँ मोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। सिर्फ यूनिट्स आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे कि आप लोगों से स्ट्रेंथ पूछी गई है या मोलैरिटी पूछी गई है। आते हैं उसकी तरफ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास आप लोगों के पास मास क्या दिया गया है, मास ऑफ NaCl, ठीक है, कितना दिया है, 10 ग्राम। और उसके बाद आप लोगों के पास वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम आप लोगों के पास दिया गया है सोल्यूशन का, ठीक है। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा लेकिन सोल्यूशन का 500 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्या कहा था, जो भी होगा उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। डीएम क्यूब साथ लिखो लेकिन उसको 60,000 पे डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 0.5 डीएम क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मोलैरिटी के फार्मूले पे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम तो डीएम क्यूब के अंदर आ गया लेकिन ऊपर हमें मोल्स चाहिए। मोल्स गिवन नहीं है, क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मास से इसका मोल्स निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एटॉमिक मास मास गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो आप लोग पढ़ते होते हो, मास इन ग्राम जो फार्मूले पहले पढ़ चुके हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड। वैल्यूज में डायरेक्ट पुट करूँगा। NaCl का जो मास है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम गिवन है, ठीक है। और इसका मोलर मास के साथ निकालोगे NaCl का, मैं यहाँ निकाल देता हूँ NaCl। तो Na का होता है 23 प्लस इसका होता है 35.5, दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा 58.5। तो यही उठाकर यहाँ पर डाल दो 58.5, दोनों को डिवाइड करो 10 डिवाइडेड बाय 58.5 तो यह आ जाता है 0.170 मोल। कितने आ गए, 1.170 मोल। अब ये मोल आ गए, उठा के इस फार्मूले के अंदर डाल लो, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पुट इन ए हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। कि एक फार्मूला है उसके अंदर पुट कर दो दोनों चीज़ें। एक आप लोगों ने मोल्स भी डाल देने और जो वॉल्यूम निकाला है वो भी डाल दो,
ठीक है, हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी इज़ इक्वल टू क्या आई है, आप लोग यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है ना, मोल्स कितने आए हैं 0.170 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया है, ये वॉल्यूम है, देखो ये वॉल्यूम 0.5। तो इन दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास आ जाता है 0.34 मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने मोलैरिटी निकाल ली, मोलैरिटी आ गई 0.34 मोलैरिटी। ठीक है, तो ये मोलैरिटी 0.34 मोलैरिटी आ गई। तो अब यहाँ से देखना ये मोलैरिटी फाइंड करने का तरीका है। अब स्ट्रेंथ पे जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा चेंज है फार्मूला। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, मैं बताता हूँ इनमें फ़र्क क्या आता है। अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को कैसे मालूम किया जाता है, सेम है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें इसमें बोला कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर होगी, याद रखना मोल आप लोग नहीं निकालने, मोल अब नहीं निकालने। देखिए मास गिवन था, मोल्स निकालते थे, तो अब मास गिवन है तो मैस ही पुट करना है। लेकिन नीचे ध्यान रखना है कि नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीएम क्यूब निकालने हैं क्या सेंटीमीटर क्यूब निकालने हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए फार्मूला लिख लेते हो स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही था आप लोगों का। फ़र्क क्या है देखें, ग्राम सोल्यूट ग्राम में होना चाहिए, यहाँ सोल्यूट के क्या होने चाहिए, मोल्स होने चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है और डीएम क्यूब में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि वॉल्यूम डीएम क्यूब में हो, सेंटीमीटर क्यूब में एक्सेप्ट नहीं हो। ये जो क्वेश्चन दिया गया मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये नोट किया है तो नहीं किया तो नोट कर लें, मैं इरेज कर रहा हूँ। नोट करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है साथ साथ, वरना आप लोगों को इसके आप लोगों के पास पीडीएफ बनाकर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप लिंक पे जाएं, वहाँ पर कांटेक्ट करें, आप लोगों को वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारे डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं उसकी तरफ। देखिए, अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द 40 ग्राम ऑफ C6H12O6। मास क्या दिया गया है, मास इन ग्राम गिवन है ना, कितना 40 ग्राम ऑफ C6H12O6, बेशक C6H12O6 को इन वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और पूछा गया है स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। यस, आप लोग बोले, देखें उसने स्ट्रेंथ का नाम नहीं लिया, स्ट्रेंथ का नाम नहीं लिया, उसने क्या है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। आप लोगों को देखो क्वेश्चन में पता चलेगा इसको देख के कि पूछा किस में गया। अगर ग्राम पर डीएम क्यूब में पूछा गया तो स्ट्रेंथ मालूम करनी है, अगर मोल पर डीएम क्यूब में पूछा गया तो मोलैरिटी मालूम करनी है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन फ़र्क इनकी यूनिट्स में आता है। ग्राम पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब चेंज कर लेते हैं अगर और हो जाए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालना होगा तो स्ट्रेंथ ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला लिख लेते हैं कि क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर दिया, सेंटीमीटर डीएम क्यूब में होता तो फिर डीएम क्यूब में 500 को कन्वर्ट करने का तरीका बताया है कैसे करते हैं, तो वो 0.5 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अब इस पे डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 500। तो आप लोगों के पास 10 डिवाइडेड बाय 500 क्या आएगा, 0.02।
ठीक है, तो यही आप लोगों ने निकालना था। अगर मैं बोलता ये डी एम क्यूब में होना है, मैं बात कर लेता हूँ इन डी एम क्यूब, तो आप लोग क्या करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इससे आंसर आ जाता 20। तो यही फ़र्क है ना। देखो अगर ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसमें निकाला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर ये वाला निकाला है ग्राम पर डी एम क्यूब में। याद रखना क्वेश्चन के आंसर में कितना फ़र्क आया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने आंखें खोल के पेपर अटेम्प्ट करते वक्त देखना है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है कि ग्राम पर डी एम क्यूब में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए भी होता है कि वो आप लोग वो क्वेश्चन खोलें, इस क्वेश्चन को सामने रख के प्रैक्टिस करें कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को समझ आए कि पेपर में ऐसे घुमा के क्वेश्चन दें तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट टॉपिक्स की तरफ जो ख़त्म हो जाएगा आज चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये आप लोगों को बता रहे हैं कि सोल्यूशन के अंदर जो भी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए उसको दोबारा डाइल्यूट कम कैसे किया जाता है कि उस सोल्यूशन को कम चीज़, मतलब एक चीज़ है हम लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर पानी और चीनी है तो मिक्स करके ज़्यादा होगी, वही चीनी ज़्यादा होगी, अब हम उसको शुगर की मिठास को कैसे कम करें, उसके लिए कम करने के लिए क्या करेंगे, पानी को ज़्यादा ऐड करेंगे ना। वही चीज़ यहाँ बताएंगे कि हम लोग ऐसा क्या करें कि सोल्यूशन के अंदर उस चीज़ की मिकदार कम हो जाए, उसको मालूम करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या कंसंट्रेशन लिख लें, ज़्यादा बेस्ट लफ्ज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। ठीक है, इन सोल्यूशन। तो आप लोग क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कैसे कम किया जाता है, रिड्यूस, मैंने क्या किया, रिड्यूस के कम करना है, अमाउंट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे कम किया जाएगा। ज़ाहिर बात है कम करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वॉल्यूम। तो याद रखना चेंज किस में आएगा, चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, वॉल्यूम। लेकिन अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमेशा क्या रहेगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप लोगों के पास हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या रहेगी, कांस्टेंट, सोल्यूशन के अंदर कमी, सोल्यूट के अंदर कमी नहीं आएगी, सोल्यूट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ना ज़्यादा करना ना कम। चेंज किसको करोगे, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को चेंज किस तरीके से किया जाएगा, बाय एडिंग लिक्विड सब्सटेंस, यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूँ। ठीक है, आप लोगों से बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं हमारे पास पानी है, पानी के अंदर नमक डाला है, या हम लोग बोलते हैं चीनी डाली है। ठीक है, शरबत बना रहे हो, ठीक है, बात करते हैं शरबत बनाने की, बोलते हैं हम लोगों ने डाला, चीनी ज़्यादा डल गई, अब शुगर ज़्यादा हो गई है। अब लोग क्या करेंगे, अब शुगर को कम तो नहीं किया जा सकता, तो पानी को बढ़ा दो तो वो लेवल बराबर हो जाएगा कि अब वो ज़्यादा मीठी नहीं रहेगी, जितनी हमें चाहिए उतनी करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी को बढ़ाएंगे कि लिक्विड जो सॉल्वेंट है ना वो वाटर है ना, तो वाटर और ज़्यादा कर दोगे, तो वाटर को ज़्यादा कर लो, वो हो गया डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो यही प्रोसेस इसके अंदर इस्तेमाल करना है बस। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखें पहले वॉल्यूम और होता है, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, हम लोग बोलते हैं ये हम लोगों ने जग ले लिया, इसके अंदर हम लोगों ने एक सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, आप लोगों के लिए शरबत बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बीच में डाल दी शरबत। ठीक है, हम लोग बीच में चीनी मिक्स कर दी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का एक अपना वॉल्यूम होगा जिसे V1 का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखना, और उसकी एक अपनी कंसंट्रेशन होगी जिसको हम लोग मोलैरिटी 1 का M1 का नाम देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जब इसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज़ किया, इसके अंदर पानी डाला, अब जो हमारे पास था, अब शरबत ज़्यादा होगी, क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होगी, लेकिन जो आप लोग बात करते हो तो इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आया जो कि V1 हो गया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको M2 का नाम दे देंगे, वॉल्यूम M2 चेंज होके, वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो जाएगा, मोलैरिटी M1 से चेंज होकर M2 हो जाएगी। और बोलते हैं कि इनिशियल और फाइनल चीज़ें आपस में हमेशा बराबर रहेंगी, क्या रहेंगी, बराबर। तो हम लोग बोलते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2
2। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो अब यही न्यूमेरिकल यहाँ पे इसके अंदर लगने वाला है। अब देखें यहाँ पर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल से सॉल्व करने, अब ये न्यूमेरिकल में वो प्रैक्टिकल वर्क था कि क्या था आप लोगों को समझ आ गई। अब आज बात करते हैं आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास देखें 10 ml मिलीलीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। बोलते हैं अगर V1 आप लोगों के पास 10 ml है, उस टाइम पे मोलैरिटी कितनी है 5 m है, जिसको हम लोग M1 का नाम दे देते हैं। इस डिल्यूटेड मतलब डाइल्यूट किया गया, कैसे डाइल्यूट किया, वॉल्यूम को बढ़ाकर। 10 से वॉल्यूम कितना बना 100 ml, तो वॉल्यूम 2 चेंज कितना आया 100 ml का, ठीक है। वॉल्यूम 2 कितना हो गया 100 ml। तो व्हाट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब M2 अब कितनी होगी, M2 अब कितनी होगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, एक फार्मूला लगा देना है जो भी पड़ा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इस फार्मूले को अरेंज करें, जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को उधर ही छोड़ें, उसके साथ जो चीज़ है उसको अगर मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड कर दें, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई कर दें। अरेंज करते हैं M2 इज़ इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा M1 V1 डिवाइडेड बाई V2। वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट करें। M1 कितना आया था 5 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है 10 ml डिवाइडेड बाई V2 कितना है 100 ml। तो आप लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.5। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 0.5 m, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, यही था आप लोगों के पास मोलैरिटी फाइंड करने का तरीका, अगर आप लोगों के पास डाइल्यूशन की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। कि अगर वॉल्यूम और मोलर्स दे दिए, मोलैरिटी दी जाए, तो बाकी पूछा जाए कि फाइनल में कितना होगा, वो आप लोगों ने फाइंड करनी। अब ये आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। ये आप लोगों ने ईमानदारी से खुद सॉल्व करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चंस देख के समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, आप लोगों के पैडल में आए हैं या नहीं, ठीक है। पहला सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन वाटर टू मेक अ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो आप लोगों को सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी दे दिया गया और ग्राम में मास भी दिया गया, और बोला गया मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन फाइंड करें, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन फाइंड करें, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। मोलैरिटी के लिए क्या करना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है। स्ट्रेंथ के लिए इसी को डिवाइड कर दें DM क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब के साथ, ये DM क्यूब के साथ। मोलैरिटी के लिए DM क्यूब में कन्वर्ट करना लाजमी है। सेकंड, इफ 40 ml ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन इज गिवन, 40 ml V1 3 m मोलैरिटी M1 गिवन है, इज डाइल्यूटेड टू 200, 40 ml से 200 ml हुआ है, तो याद रखना V2 गिवन है। ml याद रखना मोलर किसकी होती है, वॉल्यूम की, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज़ द न्यू कंसंट्रेशन, न्यू कंसंट्रेशन क्या है M2 पूछा गया है। सेम इस जैसा कंपेयर करके सॉल्व करें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है, एक टॉपिक रह गया बस। आप लोगों का लास्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड थ्रू टाइट्रेशन। कंसंट्रेशन पहले आप लोग मोलैरिटी से पढ़ते आए हैं, कैसे मालूम करने हैं, फिर स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन से पढ़ा, ठीक है। तो आप फिर लास्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था रिडक्शन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन से आप लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन मालूम करना। अब आप लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन का प्रोसेस समझ लें क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस वही है, ठीक है, फार्मूले वही लगने हैं जो पुराने पढ़ चुके हैं, लेकिन टाइट्रेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइट्रेशन किसको बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं कि अगर आप लोगों के पास एसिड मौजूद है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डालो ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, और फिर चेक करने के लिए कि क्या वो न्यूट्रल हुआ है या नहीं, उसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ करते हो, जैसे लिटमस पेपर के यूज़ किया कि उससे अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों से चेंज किया, ना एसिड चेंज हो रहा है ना बेस से चेंज हो रहा है, ना रेड वाले से लिटमस पेपर से चेंज हो रहा है ना ब्लू वाले लिटमस पेपर से चेंज हो रहा है, तो मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, मतलब चल गया, मतलब पता चल गया कि न्यूट्रल है। तो वो टाइट्रेशन का प्रोसेस इस तरीके से होगा कि एसिड के साथ बेस को रिएक्शन करवाना, एसिड के साथ बेस को, बेस के साथ एसिड को रिएक्शन करवाना कि न्यूट्रल हो सके, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके न्यूट्रल चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब वो स्टेप्स याद रखिएगा टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। पहला आप लोगों ने एक बरेट लेनी है, ठीक है। बरेट एक आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, मैं बताता जाता हूँ। ये आप लोगों के पास है बरेट, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई, ये होती है बरेट। देखिए इसके ऊपर क्या हुई हुई होती है, नंबरिंग, इसके ऊपर हुई हुई होती है मेजरमेंट, ठीक है, इसके ऊपर हुई हुई होती है
मेजरमेंट, ठीक है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैंने लिख बिना, ठीक है। मेजरमेंट हुई होती है, ये जो जगह होती है ना, इसको आप लोग ओपनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हो। ओपन करोगे, इसके अंदर पहले आप लोगों ने लिक्विड भरा, फिर उसको ओपन करते हो, फिर क्लोज करते हो, तो उसके लिए आप लोगों को मेजरमेंट में फ़र्क आएगा, पहले ज़्यादा होगी यूज़ किया, फिर कम होगी, तो वो चेंज आता जाता है। तो मेजरमेंट से आप लोगों को पता चल जाता है कितना चेंज आया, ठीक है। साथ साथ बता दें, सबसे पहले आप लोगों ने बरट लेना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एसिड भर देना है, ठीक है। आप लोगों ने लिया, बरट उठाई, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिड ले लिया, ठीक है। मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा एसिड लेना है स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, कोई एसिड ले लिया। सेकंड, यूज पिपेट फॉर द पुट ऑफ द बेस इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, ये होती है कॉनिकल फ्लास्क, ये होता है पिपेट, ठीक है, जो आप लोग किसके लिए यूज़ करते हो, ज़्यादातर बेस के लिए, मैं आगे लिख लेती हूँ, फॉर बेस, ठीक है, बेस के लिए यूज़ करोगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको बेस के लिए यूज़ करेंगे, इसके अंदर मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक पंपिंग और होता है, ठीक है। ये पंप आप लोग ज़ोर से दबाते हो, जब इसके अंदर प्रेशर कमी होती है, जब खोलते हो प्रेशर कमी होती है, तो सारी हवा के साथ जो लिक्विड होता है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर आप लोग क्या भरते हो, बेस, इधर आ गई एसिड, इधर आ गई बेस, इन दोनों को डालना किसके अंदर होता है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। आप लोग पिपेट से अमाउंट ऑफ बेस निकालो, आप लोगों को स्पेसिफाई अमाउंट पता होती है, बता दी जाती है कितनी चाहिए, वो उठाते हो, किसके अंदर डाल देते हो, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। यहाँ बेस का काम, पिपेट का काम ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, अब इंडिकेटर्स डालने हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंडिकेटर्स वो होते हैं ना जिससे हमें पता चलता है कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ तरह के आप लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, फिनफ्थलीन होता है, लिटमस पेपर होता है, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, फिनफ्थलीन, यानी इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने जिससे आप लोगों को पता चले एसिड है बेस। तो आप लोग क्या करेंगे, स्लोली उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ इंडिकेटर्स डाल दो। पहले हम लोगों ने क्या डाली, बेस पुट की, बेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ बेस डाल दी, फिर उसके अंदर कुछ डालेंगे इंडिकेटर्स, क्या डालेंगे, इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स डाल दिए। अब इंडिकेटर्स डालने के बाद अभी कलर चेंज नहीं हुआ, क्या डालेंगे, एसिड को डालेंगे। एसिड किधर से डालेंगे, बरट से आप क्या डालेंगे, एसिड। उस टाइम तक एसिड इसके अंदर डाला जाएगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा आप लोगों ने डालना बंद कर देना, ठीक है। कलर कॉन्स्टेंटली चेंज हो चुका हो, कम्प्लीटली चेंज हो चुका हो, जब कम्प्लीटली चेंज हो गया तो आप लोगों ने चेक करनी अमाउंट ऑफ बेस कितनी डाली थी, अमाउंट ऑफ एसिड बरट से आप लोग पता चल। पहले क्या हम लोग सपोज करते हैं, पहले 100 ml था, ठीक है, 100 ml, अब आप लोगों ने 50 ml उसमें डाला है, 50 ml तक पहुंचा है, तो उसके बाद कलर चेंज हो गया, तो 50 ml आप लोगों के पास अमाउंट आ गई एसिड की। आप लोगों ने बेस फिक्स अमाउंट, हम सपोज करते हैं 100 अमाउंट डाली है, या 10 डाली है, 20 डाली है, कितने ml ऑफ बेस डाली है वो भी हमें पता है, ठीक है। अब दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई, और दोनों के कंसंट्रेशन पता है तो वॉल्यूम भी पता चल जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन का। कलर चेंज तब होगा जब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, कलर चेंज, ठीक है, तभी हम लोगों को पता चलेगा। तो यही प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। क्या आप लाइट आ गई है, देखें, अब यही प्रोसेस होता है आप लोगों के पास पिपेट का टाइट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। अगर पेपर में आ जाए टाइट्रेशन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं पता होने चाहिए, ठीक है, स्टेप्स भी पता होने चाहिए, नोट कर लें आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी वे में लिखे, वरना आप लोगों के पास उस नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करने हैं, स्टेप्स लिखने हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन भी बता देनी है कि किस तरीके का इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। अब निकालते कैसे हैं, वो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। सपोज करें अगर आप लोगों के पास बोलते हैं टाइट्रेशन के प्रोसेस में 125 ml 25 ml ऑफ NaOH यूज़ होती है, जिसकी मोलैरिटी होती है 0.1, ठीक है। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं वॉल्यूम V1 ऑफ बेस, कौन सी, NaOH, इसका कितना वॉल्यूम है आप लोगों के पास, 25 ml, 25.0 ml या 25 ml। सेकेंड, इसका ही मोलैरिटी M1 कितनी है, 0.1 मोलर है, ठीक है। बेस का ही पता चल गया। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कब होगा, जब एसिड ऐड होगा। एसिड कितना ऐड होगा, ठीक है, एसिड कितना ऐड होगा, वॉल्यूम 2 किसके लिए हुआ है, एसिड का कितना, 24.90 ml। अब एसिड का वॉल्यूम तो पता चल गया, अब बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी फाइंड करो, मोलैरिटी ऑफ HCl फाइंड करनी है, तो वो M2 है। तो दोबारा वही फार्मूला जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, कौन सा फार्मूला है, M1V1 = M2V2। अरेंज करें,
V2 फाइंड करनी है। V2 इज़ इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई M2। वैल्यूज़ पुट कर दें। M1 कितना है 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 25 ml के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास कितना ml था 24.90 ml। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ही था आप लोगों का टॉपिक, ठीक है। आप लोगों के पास इससे रिलेटेड नोट्स भी हैं तैयार हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और याद रखिए आप लोग व्हाट्सएप पे लाजमी कांटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ हम लोग इंशाल्लाह एक न एक दिन आप लोग शेड्यूल दे दिया जाएगा और जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एक वन शॉट कम्प्लीटली होगा, ठीक है, पूरे एक लेक्चर का, ठीक है, पूरे एक चैप्टर का, जिसके अंदर आप लोगों के पास आप भी क्वेश्चनिंग कर सकेंगे, लाइव आएंगे, आप लोगों ने भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हुई वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लाजमी जाके कांटेक्ट करें ताकि आप लोगों को उस टाइम का पता चले कि किस टाइम आप लोगों ने ऑनलाइन होना है, कि क्योंकि हम भी उस टाइम पे ऑनलाइन होंगे आपके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यानी वन शॉट में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।